जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। ये टेस्ट 12 नंबर का है। 12 नंबर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने आपको करा दिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपका 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक कराए थे। अब आज हम आपको 81 से लेकर आपको कितना कराएंगे, 150 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा क्योंकि टेस्ट सीरीज आपका, और एक्सप्लेनेशन गौर से सुनिएगा। अगर आपको क्लास स्लो लगे तो आप क्लास को 1.5 की स्पीड में भी कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे हम क्लास अपलोड करेंगे आपको तुरंत क्लास मिल जाया करेगी। तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 81 कह रहा है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो कोशिका सिद्धांत की प्रतिपादित करने की बात करें तो कोशिका सिद्धांत किसने किया था, थियोडोर श्वान ने किया है। ये भी ऑप्शन सही है। मैथियास स्लाइडेन ने भी किया है। एन रेडोल्फ बिरचोवी ने किया। इसे आपसे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो धामेक स्तूप आपका कहाँ पर है, ये धामेक स्तूप आपका सारनाथ में है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला अपना क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। वहीं पर क्या है, धामेक स्तूप स्थापित है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 83 में। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है, इन्फ्लेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, बॉटलनेक मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है और मांग उसी स्तर पर बनी रहती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति तब होती है जब मांग में भारी गिरावट आती है और आपूर्ति उसी स्तर पर रहती है। दोनों का आंसर तो सेम लिखा है, इस हिसाब से आपका एक आंसर इसमें श्योर है गलत होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही होता है। तो सॉरी, तो अब बात करें बोटलनेक की। तो बोटलनेक की क्या होता है कि जब आपकी आपूर्ति में तो भारी गिरावट हो जाती है, लेकिन क्या हम मांग उसी स्तर पर बनी रहती है, यानी कि डिमांड आपकी बनी रहती है लेकिन सप्लाई डाउन हो जाती है, तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बॉटलनेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है वो क्या होता है, यह आपका जब वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला की कीमतों में बदलाव को मापता है। यानी कि जब क्या होता है कि वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला की कीमतों में परिवर्तन होता है, तब यह क्या होता है, आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन होते हैं। जैसे कि खाद्य और तेलों जैसे कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, इसकी वजह से और चीज़ों में उतार चढ़ाव होता है, वही क्या कहलाता है, आपका हेडलाइन। तो इस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करना है। कौन सी नदी किस सोर्स से निकली हुई है। तो गोदावरी, फर्स्ट नदी गोदावरी दी हुई है। तो गोदावरी आपकी कहाँ से निकली हुई है, ये नासिक के त्र्यंबकम प्लेटो से निकली हुई है। तो मतलब कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, ए का आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। ए का क्या हो जाएगा आपका 2। और कृष्णा नदी कहाँ से निकली है आपकी, ये महाराष्ट्र से निकली है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। तो बी का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा मिल रहा है, सीधा सीधा मिल रहा है 2 का, बी का 2, ए का 2, बी का 1। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे आप लोग मैच कर लीजिएगा या मैच भी कर दे रहे हैं हमें। तो कावेरी आपकी ये कहाँ से निकली हुई है आपकी, तो कावेरी आपके वेस्टर्न घाट के ताल कावेरी से निकली हुई है। सीधा सीधा लिखा है कावेरी, तो आप इसमें मार सकते हैं। नर्मदा आपका अमरकंटक से, कहाँ से, एमपी के अमरकंटक से। तो आप किसका भी मैच कर दे रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा थाइलाफाइट से संबंधित नहीं है। तो थाइलाफाइट से इसमें कौन सा संबंधित नहीं है, मॉइसेस। मॉइसेस क्या है इसमें थाइलाफाइट से संबंधित नहीं है ये।
और सभी क्या है, थैलाफाइट से संबंधित है। थैलाफाइट में क्या होता है, जिन पौधों में अच्छी तरह से विभेदित शरीर रचना नहीं होती वो थैलाफाइट के अंदर में आते हैं। और इस समूह के पौधों को सामान्यतः क्या बोलते हैं, शैवाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, शैवाल बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में, अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किससे पूछा, अजंता। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, तो सही बात है, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है। और 1983 में अजंता की गुफा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दूसरा क्या कह रहा है, इन गुफा चित्रों में फ्रेस्को कला तकनीक का प्रयोग देखा जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्या सही है कि फ्रेस्को तकनीक का कला का उपयोग किया गया था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, 1 एंड 2 दोनों सही हो जाएगा, 1 एंड 2। अब आते हैं हम लोग बेरोजगारी के प्रकार एंड परिभाषा, क्या दिया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिफिनेशन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो घर्षण बेरोजगारी यानी क्या कह रहा है, फ्रिक्शन बेरोजगारी क्या होता है, कौन सा पूछ रहा है, घर्षण बेरोजगारी। इसमें पूछा गलत कौन सा है, ये ध्यान रखिएगा क्या पूछा, क्या है गलत पूछा इसमें। तो हम लोग तो यह नौकरी या नौकरी से दूसरे में स्थानांतरित होने की एक अवधि के दौरान अस्थायी बेरोजगारी है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। क्या है, जब एक नौकरी से या दूसरी नौकरी में स्थानांतरण के बीच जो आपका क्या हो बेरोजगारी होती है, वही आपका क्या कहलाता है, ये फ्रिक्शन बेरोजगारी कहलाती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी इसी के बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। किसी कार्य में लगे श्रमिकों को वांछित संख्या से अधिक, यानी जैसे कि सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक फील्ड के लिए रिक्वायरमेंट होती है 2 लेबर को, लेकिन आप गांव में अवेलेबल होते हैं एक घर में 4 लोग 5 लोग, तो 4-5 लोग सब लोग चले जाते हैं। ये क्या होता है आपका, प्रच्छन्न बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी साइक्लिक, यानी जो सीजन के अनुसार बेरोजगारी हो वो साइक्लिक बेरोजगारी कहलाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। खुली बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी ये स्टेटमेंट आपका गलत है। एक ऐसी स्थिति जहां एक कार्यकर्ता द्वारा योगदान प्रदर्शन करने से उसलिए उसकी क्षमता से कम है, तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाए, अगर खुली बेरोजगारी की बात करें तो क्या होता है, ये लोगों को काम तब नहीं मिलता जब ऐसा करने में सक्षम होते हैं, यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं काम करने के लेकिन तब भी आपको काम नहीं मिल रहा, तब क्या कहलाएगा आपका, ये खुली बेरोजगारी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 88 आते हैं, तत्कालीन योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितने कृषि जलवायु में बांटा गया है, 15 में बांटा गया है। कितने कृषि जलवायु में बांटा गया आपका, ये 15 कृषि जलवायु में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। 89 में क्या है, एक ही विलायक में घुलने वाले मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कहलाती है। यानी इंग्लिश स्टेट में देख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट इज नोन एंड, यानी कि उनको अलग अलग करना है तो कौन सा, उसको तकनीक क्या कहलाते हैं, उसको तकनीक कहलाते हैं क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं हम लोग। 90 क्या कह रहा है हमारा स्टेटमेंट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें टेम्पल दिए हुए हैं और लोकेशन दिए हुए, कौन सा टेम्पल कहाँ पर स्थित है। तो आपका वीरपक्षी मंदिर, वीरपक्षा मंदिर कहाँ पर आपका ये, तो ये वीरपक्षा मंदिर आपका हम्पी, हम्पी क्या बोलते हैं, वीरपक्षा मंदिर। फिर कांदरिया महादेव मंदिर आपका ये खजुराहो है एमपी में। बृहदेश्वर मंदिर ये आपका कहाँ पर है, ये तंजौर में है। और पालीताना मंदिर आपको भावनगर में। क्या हो जाएगा आपका 1324, 1324 आपका सी नंबर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 आते हैं हम लोग। 91 क्या कह रहा है आपका, भारत की संचित नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी किसके बारे में पूछ रहा है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसमें देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस कोष का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, तो इसका किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, गलत स्टेटमेंट दिया है। अनुच्छेद 266
क्लॉज 1 के तहत किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, असाधारण मदों को छोड़कर सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और उसके द्वारा किए गए व्यय संचित निधि का हिस्सा होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अगला देखते हैं हम लोग, इसमें किसी भी राशि की निकासी के लिए संसदीय अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कह रहा है, इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इसमें आज्ञा की जरूरत होती है, लेकिन बिना पूर्व अनुमति के आप पेमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपको गलत दिया हो, सरकार का समस्त व्यय भारत के संचित निधि से किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया है। कौन सा हो जाएगा आपका 2 और 4। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो सॉल्टी मिट्टी को हम लोग क्या जानते हैं, सलाइन सॉइल को ऊसर यानी बैरन लैंड भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 93 आते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत नहीं है। एलोरा की गुफा और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर प्रतिनिधित्व करते हैं। एलोरा, तो एलोरा मतलब आल। एलोरा का याद करने का तरीका याद रखिए, आल, एलोरा आल। आल मतलब हिंदू जैन बुद्ध तीनों टेम्पल इसमें यहाँ पर हैं, यानी कि तीनों मंदिर यहाँ पर हैं। कौन कौन से, हिंदू जैन एंड बुद्ध। तीनों यहाँ पर क्या है, तीनों टेम्पल हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कराधान प्रणाली में किसी व्यक्ति की आय पर ध्यान दिए बिना कराधान की दर तय की जाती है। टैक्सेशन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, टैक्सेशन में कराधान प्रणाली में किस व्यक्ति आय पर ध्यान दिए बिना कराधान की दर तय की जाती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल टैक्स। क्या हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल टैक्स। और कराधान की बात की जाए तो कराधान को 3 मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है, अनुपातिक कर, दूसरा प्रगतिशील कर और तीसरा क्या है, प्रतिगामी कर। टैटू यानी गोदना बनवाना निम्नलिखित में से किस जनजाति का अभिन्न अंग है। किस जनजाति का ये अभिन्न अंग है आपका, ये आपका बैगा जनजाति का अभिन्न अंग है। बैगा जनजाति का। अगला क्वेश्चन आते हैं, अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके पूछा है, एसिड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका ABR, मतलब एसिड ब्लू को क्या करता है, रेड कर देता है। और अगर उसका बेस की बात किया जाता है तो बेस क्या करता है, बेस रेड को ब्लू करता है। यह एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसमें, दूसरा स्टेटमेंट भी इसका क्या है, सही है। यह प्रोटॉन को दान कर सकता है। तो साफ साफ कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर सही हो जाएगा। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग पर विजय का उल्लेख है। किस पर उल्लेख है, ये शिलालेख 13 पर कलिंग के विजय का उल्लेख है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। कौन सा पूछ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, वंशानुक्रम टैक्स हो जाएगा। सूखा प्रौढ़ क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। क्या पूछा है, सूखा प्रौढ़ क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। तो ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 101 नंबर, वह हाइड्रोकार्बन जहां सभी कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है आपका, सैचुरेटेड। किस रूप में, संतृप्त के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 102 में, मंदिर वास्तुकला के नागर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नागर शैली आपकी कहाँ पर है प्रचलित है, ये आपके उत्तर भारत में प्रचलित है। और द्रविड़ शैली आपके ये सदन में है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं इसमें हम लोग,
क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? देखते हैं। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे मीनार के ठीक नीचे स्थित होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा, उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली इसके तहत विकसित किए गए हैं, तो ये भी सही दिया हुआ है। खजुराहो हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सोलंकी आपके सब कहाँ पर हैं? ये उत्तर भारत में। इस मंदिर परिसर में तालाबों की उपस्थित होती है। तालाबों की उपस्थित कहाँ पर होती है? सदन सदन टेम्पल में, यानी कि द्रविड़ शैली में होती है। इस शैली प्रायद्वीप क्षेत्र में प्रमुख है, ये भी गलत दिया है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा 1 एंड 2। कौन सही हो जाएगा? 1 एंड 2। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो इसमें कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है? देखते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाना, भारत के राजकोषीय घाटे को कम करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है? एन.के. सिंह समिति का गठन एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया गया था, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार सरकार ने एन.के. सिंह समिति का गठन एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया था, और जिसकी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से उत्पन्न होती है? तो कौन सी नदी आपकी ये निकलती है चेमायुंगडुंग से? आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी है रिवर? ब्रह्मपुत्र। ये मानसरोवर झील के पास कैलाश रेंज के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 105। रबर के वल्कनीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। यह प्राकृतिक रबर को गर्म करते समय सल्फर को त्वरित रूप में उपयोग करता है। स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। यह प्राकृतिक रबर को मजबूती और लोच प्रदान करता है, यानी स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। कुछ अगर ना दिख रहा हो इसकी वजह से, तो आप लोग हिंदी की जगह इंग्लिश देख लीजिए या इंग्लिश की जगह हिंदी देख लीजिए, दिख जाएगा आराम से। कालीघाट चित्रकार निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो कालीघाट कहाँ लोकप्रिय है आपका? ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर प्रसिद्ध है ये कालीघाट पेंटिंग? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्या कह रहा है? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट से है। आरबीआई एनपीए को किसी भी अग्रिम या ऋण के रूप में परिभाषित करता है जो 90 दिनों से अधिक लिए अतिदेय हो, यानी कि अगर 90 दिनों तक 90 डेज तक लोन रीपेमेंट ना किया जाए तो उसको एनपीए के अंदर डाल दिया जाता है। एक संपत्ति को एक सब स्टैंडर्ड एसेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यह यदि वो 12 महीनों से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए एनपीए के रूप में रहती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिकतर गलतियां कहाँ पर होती हैं? इसी जगह पर। सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, सही सुमेलित है, इस जगह गलतियां हो जाती हैं। तो इस चीज़ को एक बार क्वेश्चन जब पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। असम। असम आपका कहाँ है? असम राज्य में तेल उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? नाहरकटिया, बिल्कुल सही दिया हुआ है ये। दूसरा गुजरात। गुजरात में कौन कौन से है? अंकलेश्वर है, कलोल है, मेहसाणा है, ये भी सही दिया हुआ है आपका अंकलेश्वर। महाराष्ट्र गलत है क्योंकि मेहसाणा कहाँ पर है? गुजरात में, तो ये आपका सही हो जाएगा। राजस्थान आपका बाड़मेर है। क्या है? बाड़मेर है, ये सही दिया है। तो इस हिसाब से गलत कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा है? रत्नागिरी है, मुंबई हाई है। क्वेश्चन नंबर 109, 109 नंबर पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अपकेंद्रीकरण का उदाहरण नहीं है? किसका पूछा है? सेंट्रीफ्यूगेशन का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा उदाहरण नहीं होगा आपका? यानी उदाहरण है पूछा है।
हम गलत पढ़ रहे हैं। उदाहरण है कौन सा है, तो इसका कौन सा उदाहरण हो जाएगा आपका? वॉशिंग मशीन आपका ये उदाहरण हो जाएगा। कौन सा? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन हो गया, क्रीम निकालने वाली मशीन हो गई, या कर्व पर जब कार घुमाते हैं वो आपका किस में आ जाएंगे सब? सेंट्रीफ्यूगेशन में आ जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 110 में। निम्नलिखित में से किस जानवर को सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपत मोहर पर चित्रित नहीं किया गया है? तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहर जो मिली है उसमें चित्रित नहीं किया गया है? तो आपका इसमें क्या कौन सा चित्र है पहले ये बताइएगा। इसमें आपका हाथी है, गैंडा है, भैंस है, इसमें क्या ऊंट आपका नहीं है? ऊंट नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष साधन है? क्या पूछ रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी का प्रत्यक्ष साधन है। किसका पूछ रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो प्रत्यक्ष साधन आपका कौन सा है इसमें? रिफ रिफाइनेंस फैसिलिटी इसमें का प्रत्यक्ष साधन है। कौन सा है? रिफाइनेंस। और अप्रत्यक्ष साधन की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष में आता है रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, मार्जिनल यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा एंड खुला बाजार परिचालन हो गया। ये सभी किस में आते हैं? अप्रत्यक्ष रूप में आते हैं। अगला आते हैं शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो शाह बेखबर किसे कहा जाता था? बहादुर शाह फर्स्ट को कहा जाता था। बहादुर शाह फर्स्ट को शाह बेखबर कहा जाता है क्योंकि ये मुगल शासकों में से वास्तविक अधिकार रखने वाले पहले और अंतिम शासक थे। कौन थे? पहले और अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 नंबर पर। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, यानी क्या कह रहा है? रिलेटिव मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। तो क्या कौन कौन करता है इसका? विस्कासिटी। विस्कासिटी क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। श्यानता। खजुराहो के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? किससे पूछा है? खजुराहो के टेम्पल जो एमपी में है। आपका कहाँ पर है? एमपी में है। तो देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट। मंदिर मंदिर की केवल बाहरी दीवारों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि मंदिर के आंतरिक और बाहरी दोनों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट आते हैं मंदिर के दीवारों पर कामुक मूर्तियां देखी जा सकती हैं। क्या कह रहा है? इरोटिक स्कल्पचर कैन बी सीन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। वर्तमान नगद आरक्षित अनुपात है दर है। क्या पूछ रहा है? CRR कैश रिजर्व रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कैश रिजर्व रेशियो कितना है? कैश रिजर्व रेशियो आपका कितना है? 4.5% है। कितना है आपके आपके? कैश रिजर्व रेशियो 4.5% है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 नंबर पर देखते हैं। मराठों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किससे पूछा है? मराठों से पूछा क्वेश्चन ये। तो चौथ गौर मराठा क्षेत्र द्वारा भुगतान किए जाने वाला मानक 1/4 कर था। तो सही दिया हुआ है। जो चौथ से होता था वह क्या होता था? कर होता था, टैक्स होता था एक तरह का, जो 1/4 हिस्सा लिया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? सरदेशमुखी मराठा प्रदेशों के बाहर के क्षेत्रों द्वारा 15% अतिरिक्त उद्ग्रहण का भुगतान किया जाने वाला कर था। तो सरदेशमुखी क्या था? ये भी एक टैक्स था जो कि मराठा प्रदेश के बाहर के क्षेत्रों से ये 15% नहीं बल्कि 10% के अतिरिक्त की मांग थी। ये कितना? 10%। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं DDT डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन का एक प्रकार है। ये क्या है आपका? ये आपका एक कीटनाशक है। क्या है? इंसेक्टिसाइड्स है। क्या है आपका? इंसेक्टिसाइड्स है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 118। 118 में क्या करना है? मैचिंग करना आपका। मैचिंग करना देख लेते हैं हम लोग। मदीना मस्जिद क्या पूछा है? मदीना मस्जिद
मदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सिकंदर शाह ने कराया था। किसने कराया था? सिकंदर शाह ने कराया था। 1358 से 1389 के बीच में कराया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा, क्या पूछ रहा है? इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाए थे। कौन बनवाए थे? नूरजहां ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये किसने बनवाया था आपका? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और उसके बाद अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। वनकडी, वनकडी कहाँ पर है? यहाँ पर है। 3 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाजार स्थिरीकरण योजना शुरू की गई थी? यानी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस की गई थी एमएसएसएस? ये आपका 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी। कब की गई थी? 2004 में। ये एमएसएस क्या था? ये अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता यानी कि मनी को वापस लेने के लिए आरबीआई द्वारा एक मौद्रिक नीति हस्तक्षेप है ये। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 120 नंबर पे। सैयद बंधुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार करना हमको, यानी क्या कह रहा? विचार कीजिए सैयद बंधु के कथन पर। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये हिंदुस्तानी पार्टी के नेता थे, तो सही है। ये क्या थे? हिंदुस्तानी पार्टी के नेता था एवं मुगल विरोधी और अर्धराष्ट्रवादी हितों के प्रतिनिधित्व करते थे। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है आपका स्टेटमेंट? इन्होंने फर्रुखसियर को अंधा कर दिया और अपदस्थ कर दिया और उनकी हत्या भी कर दी थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। इन्होंने क्या कहते हैं? फर्रुखसियर को अंधा करके पद से हटा दिया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या करा? उन्होंने हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नीति का पालन किया। क्या करें? इनटॉलरेंट। तो ये स्टेटमेंट आप गलत है, क्योंकि उन्होंने इनटॉलरेंट नहीं बल्कि टॉलरेंट धार्मिक नीति का पालन किया। उन्होंने हिंदुओं का विश्वास जीता और उच्च पद दिए। जैसे कि एग्जाम्पल बात की जाए तो रतन चंद को दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? उनका मराठों से संघर्ष चल रहा था। बोलिए कि ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मराठा ने सैयद बंधु को साथ दिया था। छत्रपति शिवाजी मुगल बादशाह के सहायक बन गए थे। तो स्टेटमेंट तीसरा चौथा गलत है, 1 2 सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 121 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग है? यानी कि अवतल दर्पण का एग्जाम्पल कौन सा है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है? छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग। बड़े स्टोर या कम्युनिटी हॉल में लगाए गए सर्च मिरर, ऑटोमोबाइल के रियर व्यू मिरर, दंत चिकित्सक द्वारा दांत की जांच में प्रकाश केंद्रित करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? इसका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। कौन है उत्तर प्रदेश का? सारस आपका क्या है? राजकीय पक्षी है। अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा आपका राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प आपका पलाश है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़ है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 123 नंबर पर। एक जिला एक आर्द्रभूमि निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड। किस प्रदेश द्वारा ये क्या किया गया? लॉन्च किया गया प्रोग्राम। किस प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है प्रोग्राम। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इसको भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड के तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया इसको। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है 124 नंबर। बंगाल के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि टाइम पीरियड के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो हम लोग देखते हैं। मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान का जो टाइम पीरियड है 1717 में बंगाल का ये स्वतंत्र संस्थापक था। कौन? मुर्शिद कुली खान। देन उसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद अलवर्दी खान आता है। फिर उसके बाद मीर जाफर आता है। देन उसके बाद मीर कासिम बनता है। कौन? मीर कासिम। तो इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? 1 1 देन 3 देन 2 देन उसके बाद 4 आता है।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हर्ट्ज। जो हर्ट्ज है कम आवृत्ति तरंगों को कहा जाता है, यानी कि क्या कह रहा है 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले तरंगों को क्या कहा जाता है? किससे पूछा है? 20 से कम फ्रीक्वेंसी वाले को क्या कहा जाता है? तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो श्रव्य तरंगे, इसमें अगर बात की जाए तो कौन कौन से तरंगे होते हैं? श्रव्य तरंगे होते हैं, पराश्रव्य तरंगे होते हैं और इंफ्रासोनिक तरंगे होते हैं। 3 टाइप की क्या होती हैं? आपकी वेव्स होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की आपकी वेव्स होती हैं। श्रव्य तरंगे वो तरंगे जो मानव कान द्वारा सुनी जा सकती है और इनकी लिमिट कितना होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कहाँ से कहाँ तक? 20 से 20,000 तक। इंफ्रासोनिक कहाँ से होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं। किन क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो क्या कहलाएंगे? इंफ्रासोनिक। और पराश्रव्य की बात की जाए 20,000 से अगर ऊपर आपका हर्ट्ज है तो क्या हो जाएगा? आपका पराश्रव्य हो जाएंगे। अयोध्या का राम मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये सरयू नदी के तट पर आपका है। कहाँ पर है? सरयू नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 127 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित की गई, यानी WHO के द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? देखते हैं हम लोग इसमें WHO के द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट, विश्व श्रवण रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। तो अब देखते हैं कौन कौन से की गई हैं। तो जो WHO के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है इसमें है विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य हो गया, वैश्विक पोषण रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट एंड विश्व श्रवण रिपोर्ट। इसमें आपका वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट नहीं है। तो इस ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 128 नंबर पर। 128 नंबर पर मैचिंग करना है। क्या दिया हुआ है? ट्राइबल रिपोर्ट दिया है और टाइमलाइन पूछा है। क्या दिया है? ट्राइबल रिपोर्ट और टाइमलाइन पूछा हुआ है। तो इसमें देखते हैं हम लोग। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 हुआ था आपका ये, तो आपका सीधा सीधा है 1 का ये हो जाएगा। भेल विद्रोह आपका, भेल आपका 1817 में हुआ था ये। मुंडा विद्रोह आपका 1899 में हुआ था, 1899 में। और बस्तर आपका 1910 में हुआ था। तो 1 2 3 4 सीधा सीधा इसका आपका मैचिंग हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 सी नंबर में है आपका। इसमें आपका सी नंबर में है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 129 नंबर पर। अल्प्स पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? यानी कि अल्प्स माउंटेन है, अल्प्स माउंटेन रेंज किस देश का हिस्सा नहीं है? तो बात करें जाए किस किस देश का हिस्सा है, तो अल्प्स ये फ्रांस हो गया, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना एंड मोंटेनेगो, सर्बिया, अल्बानिया का ये हिस्सा है। तो इसमें किसका नहीं है आपका? ये आपका स्पेन का हिस्सा नहीं है, यानी कि स्पेन इसके में नहीं आता बॉर्डर में। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछ रहा है क्वेश्चन आपका? यूपी से पूछ रहा है। क्या कह रहा? नहीं है। यह भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो इसमें तो बताने वाली कोई जरूरत नहीं है कि ये सबसे आबादी वाला राज्य है। दूसरा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है आपका? 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा दिया गया था इसको। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार इसका लिंगानुपात 912 है, सही दिया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी राज्य का सबसे बड़ा जिला है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ। लखीमपुर सबसे छोटा है और हापुड़ सबसे नहीं सॉरी लखीमपुर सबसे बड़ा है और हापुड़ आपका सबसे छोटा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए आपका 24 जनवरी।
गोरखपुर की निम्नलिखित में से कौन सी नगर पंचायत अब चौरी चौरा के नाम से जानी जाएगी? यानी जो गोरखपुर नगर पंचायत है उसको किसे चौरी चौरा के नाम से जाना जाएगा? तो कौन सा है? मुंडेरा बाजार। ये गोरखपुर जिला के प्रशासन ने बताया कि मुंडेरा बाजार नगर पंचायत अब चौरी चौरा के नाम से भी जानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 132 नंबर पर। 132 में क्या है आपका? गाइंदुलु क्या कह रहा है? गाइंदिलु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्हें महात्मा गांधी द्वारा रानी की उपाधि दी गई थी। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये नेहरू द्वारा आपकी गाइदिलु को पहाड़ियों की बेटी के रूप में बोला गया था और साहस के लिए उन्हें रानी की उपाधि भी दी गई थी। तो किसने बोला था इसको? नेहरू जी ने बोला था। दूसरा क्या करा? उसने हेरिका संप्रदाय के शिक्षाओं का प्रचार किया। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। उन्होंने हेरिका धार्मिक आंदोलन में शामिल हुए और बाद में अंग्रेजों को भगाने के लिए एक आंदोलन भी बन गया। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका? ओनली 2 यानी कि सी नंबर। फिर क्या कह रहा है? ओशनिक ट्रेंचेस है एंड ओशन दिए हैं। कौन सा ट्रेंच कहाँ पर अवस्थित है? तो देखते हैं। मनीला ट्रेंच कहाँ पर आपका ये? तो मनीला ट्रेंच आपका है पैसिफिक ओशन में है। तो आपका 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 आपका कहाँ पर है? सीधा सीधा सी नंबर पर है। अब आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। मलया यानी मलॉय कहाँ पर है आपका? आर्कटिक में है। फिर आपका आता है सैंडविच का आपका अटलांटिक में है। उसके बाद जावा इंडिया के नीचे हिंद यानी इंडियन ओशन में है। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 134 में। निम्नलिखित में से किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? क्या पूछ रहा है इसमें? किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? कहाँ पर की जाएगी? ये कुशीनगर में की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापित करने जा रही है? तो कहाँ पर जा रही है? स्थापित करने जा रही है आपका ग्रीन ये आपका अयोध्या में स्थापित करने जा रही है। कहाँ पर? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुजरात के साबरमती के तर्ज पर ही अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापित करने जा रही है और ये ग्रीनफील्ड लगभग 583 एकड़ में स्थापित करने की योजना है। कितने में? 583 एकड़ के। 136 नंबर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1857 पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है 1857? एस सेन ने लिखी हुई है। किसने लिखा है? एस सेन ने लिखा हुआ है। अगर बीडी सावरकर की बात की जाए तो इन्होंने क्या लिखा है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्या दिया है? वल्कनोज दिया है एंड कंट्री दी है, यानी कि ज्वालामुखी एंड कंट्री दी हुई है। कौन सी ज्वालामुखी कहाँ से निकलती है? देखते हैं हम लोग। फियोगो ये आपका कहाँ से? ये कहाँ की ज्वालामुखी है आपका? ये गाटेमाला की है। तो स्टेटमेंट पहला सही दिया हुआ है। कहाँ के है ये ज्वालामुखी? गाटेमाला। 1 का स्टेटमेंट सीधा दिया हुआ है। फिर अनक क्रोकोटाउ ये अनक क्रोकोटाउ कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। 1927 में एक नया ज्वालामुखी द्वीप जिसे अचानक क्रोकोटावा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? क्रोकोटाउ के रूप में। सी हो जाएगा इसमें आपका स्टेटमेंट। उसके बाद क्या कह रहा है? मौना लोवा। तो मौना लोवा कहाँ का ये है? ये हवाई का है, यानी कि यूएसए का। और आपका सिवलुच ये आपका रूस का हो गया। सीधा सीधा हो गया। इसमें ऑप्शन की बात की जाए तो 1 का 1 है तो ठीक है। बी का क्या है? इसमें 3 नंबर है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। कतरनी चावल एक सेरेमोनियल चावल है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? किसके बारे में पूछ रहा है? कतरनिया चावल। ये कहाँ पर उगाई जाती है? ये बिहार में उगाई जाने वाली एक सेरेमोनियल चावल की एक बेहतरीन महीन दाने वाली एक किस्म है। कहाँ का? ये बिहार की है। अगला क्वेश्चन आते हैं 139 में। दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट कमांड अस्पताल का निर्माण को मंजूरी दी है। क्या कर रहा है?
कि आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट कमांड अस्पताल का निर्माण की मंजूरी दी गई है। ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये लखनऊ में बनाया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में। और आप लोग को एक सूचना बता दे रहे हैं कि कल से हम आपके लिए घटना चक्र दृष्टि का यूपीपीसीएस का करंट अफेयर क्लास लेकर आएंगे, जिसमें से आपको हम एक एक घंटे क्लास कराएंगे। हो सकता है उसमें 4-5 क्लास लग जाएं, क्योंकि आपका घटना चक्र से आप लोग को पता है कि घटना चक्र काफ़ी मैच करता है उसमें से क्वेश्चन, तो इसलिए उसको करा रहे हैं हम। और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर आपका पूरा पेपर में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए करंट अफेयर को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और छोटा टॉपिक रहता है, उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं अगर आपको 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे। तो एक बार आप स्लो मोशन में क्लास देख लीजिएगा, नॉर्मल स्पीड में। उसके बाद आपको 2-3 बार क्लास करंट अफेयर के देख लीजिएगा, 2 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में करके 1.5 में। लेकिन करंट की क्लास आपको 2-3 बार जरूर देखना है। करंट की क्लास हम आपको कल से अपलोड करना शुरू कर देंगे। एक एक घंटे क्लास रहेगी, उसमें आपको हो सकता है 5-6-7 क्लास या और ज़्यादा क्लास हो सकती हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर, क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना हमको। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसके बारे में पूछा है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा, यानी 1 का 4। तो देखते हैं ऑप्शन है किसी में 1 का 4, सीधा सीधा दिया है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 का 4। लेकिन और भी देख लेते हैं हम लोग। पूना सार्वजनिक सभा, इसको किसने स्थापना किए थे? महादेव गोविंद राणा ने किए थे। किसने किए थे इसको? महादेव गोविंद राणा जी ने किए थे। तो आपका बी का 2 हो जाएगा। इंडियन लीग की स्थापना आपके शिशिर कुमार घोष ने किया था। किसने किया था? इंडियन लीग के शिशिर कुमार घोष ने किया था, यानी सी का 1 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन तो पता चल गया, डी नंबर आपका ऑप्शन है। 141 में आते हैं चिनूक वायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आते हैं हम लोग इसमें, कौन सा कथन सही है? यह उत्तरी अमेरिका की ठंड वायु है, यह कृषि के लिए लाभकारी होती है। तो ये ऑप्शन केवल इसमें आपका कौन सा सही है? सी नंबर सही है, यह कृषि के लिए लाभकारी क्यों होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह फान की तरह ही एक गर्म और शुष्क हवा, कौन सी है ये? गर्म, हॉट एंड ड्राई हवा है। और यह अमेरिका और कनाडा में रॉकीज माउंटेन के ढलानों पर के साथ चलती है। कहाँ चलती है? रॉकी माउंटेन के पूर्व ढलानी की ओर चलती है। और बात की जाए तो चिन्हों के कारण तापमान वृद्धि भी कृषि गतिविधियों में सहायता करती है। उदाहरण की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बसंत गेहूं की शुरुआती बुआई होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, सी नंबर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बजट 2023-24 के तहत कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे? कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे? 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाना है? 14। अगला क्वेश्चन आते हैं, झांसी के राष्ट्रीय वृक्षायुर्वेद अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किस वर्ष में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है? कब किया गया था ये? 2020 में किया गया था, 2020 में किया गया ये। राष्ट्रीय वृक्षायुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी की स्थापना वर्ष कब की गई थी? 1973 में थी, जिसका 2020 में नाम बदलकर केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 144 में, निम्नलिखित में से किसने फ्रांसिस की सहायता से सेना में प्रशिक्षण के पश्चिमी तरीकों की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से अपनी सैन्य टुकड़ियों का निर्माण किया था और प्रशिक्षण भी देता था। निम्नलिखित में से कौन सा देश विक्टोरिया झील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो विक्टोरिया झील के साथ कौन कौन सा देश क्या करते हैं? साझा करता है। कौन सा देश साझा नहीं करता है? इसमें आपका कौन सा देश है? इथियोपिया आपका साझा नहीं करता है। क्या है? इथियोपिया इसमें साझा नहीं करता है।
और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है आपके, और विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। अगर विश्व की बात की जाए तो दूसरी है, और अफ्रीका की बात की जाए सबसे बड़ी है। उत्तर प्रदेश 2023-24 का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, यानी कि फिजिकल डिफिसिट कितना है? तो फिजिकल डिफिसिट आपका 3.48% है। कितना है? 3.48% है। और बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? ये वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं 147 में। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया था। तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 148 नंबर पर। किसमें आते हैं? 148 नंबर पर नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरा कारण है। बिरहा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह तब गाया जाता है जब किसी परिवार में पुत्र का जन्म होता है। क्या कह रहा है? जब किसी परिवार में पुत्र का जन्म होता है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन नहीं, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। बी नंबर इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ गाया जाता है? आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 149 में आते हैं। 149 में क्या आ रहा? सिम्पसन डेजर्ट। क्या कह रहा? सिम्पसन डेजर्ट निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो किस देश में है आपका ये? ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन डेजर्ट है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन खत्म करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा जरूर से ज़रूर। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप बताइएगा क्लास आपको कैसी लगे। तो 150 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था? किस अधिवेशन में गाया गया था? ये 12वें अधिवेशन में आपका गाया गया था राष्ट्रीय गीत। कौन से अधिवेशन में? 12वें में। अगर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन की बात की जाए, पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया था ये। दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और इसका 12वां की बात की जाए तो 1896 में कलकत्ता में भी आयोजित किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सैनी थे। और यहीं पर क्या गाया गया था? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो इस तरह से आपका आज का पूरे क्वेश्चन समाप्त हुए। 150 क्वेश्चन समाप्त किए। आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी। तो आप क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।